देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया राजस्थान बिहार की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अजमेर से है। आपको बता दें, जादूगर शाका बिखेरेंगे अजमेर में अपने जादू का जलवा। बच्चों में मोबाइल के प्रति लगातार बढ़ते दुष्प्रभाव एवं बुरी आदत सुधारने के लिए प्रसिद्ध जादूगर शाका गर्मियों की छुट्टियों में 1 महीने के लिए अजमेर के मृगदंग सिनेमा में अपने जादू का जलवा बिखेरेंगे। आज भी प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, नजर का धोखा है। और साथ ही आज बच्चों को मोबाइल की लत ने बिगाड़ रखा है। ऐसे में उनका मनोरंजन करना कई हैरत अंगेज करतब लेकर अजमेर आए हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक संदेशों का भी इस शो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। शो के प्रतिदिन 2 शो एवं शनिवार रविवार को 3 शो से आयोजित किए जाएंगे। कितने कितने बजे रहेंगे ये शो? ये सर हमारा शो चलेगा शाम को पहले 5 बजे, उधर शाम को 8 बजे। सैटरडे संडे को हमारे 3 से सुबह से लगेंगे दोपहर में 1 बजे, 5 बजे और शाम को 8 बजे। कोई स्कूल के बच्चे या अन्य जो ग्रुप में अगर यहाँ आना चाहे तो उसके लिए आपकी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, अब जैसे हमारा 300, 400, 500 टिकट होता है तो उसमें हम प्रशिक्षण करते हैं बच्चों के लिए। तो 100 रुपये बच्चों के लिए होता है, उसमें जो टीचर होते हैं वो फ्री होते हैं साथ में। जादूगर शाखा का जो ये कार्यक्रम है, इसमें क्या विशेष शो है कि बच्चे और यहाँ की जनता है अजमेर की जो ये देखने के लिए यहाँ है, किस प्रकार के शो आप करेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम इसमें होंगे? एक्चुअली सर हमने 3 साल पहले यहाँ शो लगाया था, 1 महीना शो बढ़िया चला हमारा, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। इसलिए दोबारा 3 साल के बाद यहाँ पे आए तो कुछ नए आइटम लेके आए जो बच्चों को अच्छा लगेगा। और अजमेर के वासी वो तो मैं लाइक करते करते उम्मीद करता भी सभी को हमारा शो अच्छा लगेगा। इसमें सर अभी लेके आए नई आइटम, डायनासोर का हमने बता दिया, और एक लड़की गर्दन का मुँह दिलाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। और जो हमारा विशेष जो आइटम है खलनायक वाला संजय दत्त का आइटम जो हम तैयार किए वो विशेष है। इसमें बेटी बचाओ बेटी बिल्कुल, जो जितने भी हमारा आइटम चलेगा उसमें सब संदेश देंगे। पानी पे है और सफाई पे है, नशे पे है, और जो बेटी वाला वो तो हमारा है ही है। ये जितने भी हमारे 5-7 मैन आइटम उसमें संदेश देंगे, सफाई पे, ट्रैफिक पे, यातायात पे, पानी पे, ये हमारा रहेगा। ठीक है सर, कुछ डेमो तो सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं जादूगर शाखा श्री गंगानगर से, और हमारे मनोहर जी ये अजमेर से, और उमेश जी मेवाड़ा जी जो हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ संजय जी और ये हमारे अनवर जी, हम सभी की तरफ से जितने पत्रकार बंधु आज आए हैं हम इनका वेलकम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे बीच पधारे और हमें थोड़ा सेवा देने का मौका दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक मिनट, क्या लगता है अभी वर्तमान में यदि हम जादू की बात करें जी, इसका क्रेज सोशल मीडिया और मीडिया में एक्चुअली सर आजकल जैसे व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, तो इस चक्कर में मैजिक शो का क्रेज थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि पहले कई ज़माने में टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो उसका क्रेज ज़्यादा था। तो आज सुबह अब तक छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी सबसे पहले उनको मोबाइल चाहिए, तब उनको दूध झलकता है। बच्चे सुबह उठते हैं, गेम खेलते हैं, उनको स्कूल जाते हैं। तो इसलिए ये जो आज का ज़माना नहीं, इससे बच्चों का भी संतुलन खराब हो चुका है। और हमारा मैजिक शो तो क्या, जितने बड़े बड़े काम है ये इसके चक्कर में थोड़ा सा डाउन हो चुका है। किस तरह से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या विशेष रहेगा? कैसे आप उनको घर से मोबाइल से दूर करके, टीवी से दूर करके अपने यहाँ तक लेके आ पाएंगे? एक्चुअली क्या सर, हमारा जैसे 2 घंटे का शो होगा, तो इसके बीच में हमने बच्चों के लिए खास करके आइटम बनाए, क्योंकि बड़ों को टाइम नहीं मिलता। तो जो मैजिक शो खास करके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होता है, मतलब बच्चों के लिए जैसे आप पिक्चर में देखो डायनासोर, तो हमने अपने मंच पर उसको बनाया ताकि बच्चे देखें डायनासोर होता कैसे। ये पर्दे का और जो रूबरू देखने का मजा वाला होता है, और बच्चों के लिए स्पेशल जो डायनासोर का आइटम है वो रखा सकते हैं। ये कब से कब तक ये शो रहेगा आपका? निवाई बाईपास पर बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार दोपहर NH 52 पर धमकी, HDFC बैंक की ATM गाड़ी बाल बाल बचा 5 करोड़ का कैश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया है। जयपुर से भीलवाड़ा जा रही HDFC बैंक की एक ATM कैश वैन में झिलाई रोड पुलिया के पास अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते वैन आग का गोला बन गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी में रखे करीब 5 करोड़ रुपए कैश को समय रहते ही निवाई HDFC बैंक मैनेजर की मौजूदगी में सुरक्षित निकाल लिया गया है। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर झिलाय पुलिया पर अचानक ही जयपुर से HDFC बैंक का कैश लेकर भीलवाड़ी
और साथ ही बिजौलिया ब्रांच जा रही टेम्पो टैरक्स ने वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण हाईवे पर दोपहर करीब 12:15 पर चलते अचानक आग लग गई और साथ ही चालक की सूझबूझ से तुरंत प्रभाव से गाड़ी में सवार बैंक कर्मी व सुरक्षा गार्ड घबरा गए। वहीं तुरंत चालक द्वारा टेम्पो टैरक्स वाहन को साइड में लगाया गया। वाहन चालक व सुरक्षा कर्मी के द्वारा वाहन में रखे हुए करीब 2 से 3 करोड़ रुपए भरे हुए बक्सों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें बड़ा हादसा व जनहानि टल गई है। सूचना पर तुरंत ही थाना अधिकारी घासीराम व थाना एएसआई आत्माराम जाट में जाप्ते घटनास्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते वाहन के अंदर लंबी लपटे आग की उठने लगी। करीब आधे घंटे के लिए दोनों ही तरफ 2-2 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत हाईवे एम्बुलेंस बंसी शर्मा हाईवे कर्मचारी गण ने पूर्ण रूप से सहायता की व तुरंत ही नगर पालिका अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। ये गाड़ी टेम्पो ट्रैक्स है जिसमें केस जा रहा है और उसमें अचानक आग पकड़ ली जिला पुलिया पर, जिस पर मौके पर पहुंचे सभी लोगों की सहायता से फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। HDFC बैंक का केस बताया जा रहा है, उसमें गार्ड होने, जिसमें HDFC बैंक निवाई के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पूरे केस को बाहर निकलवा सभी लोगों की मदद से बाहर निकलवा कर बैंक भिजवाया गया है, जिसमें निवाई HDFC बैंक के मैनेजर साहब स्वयं केस लेकर गए हैं। बाकी फायर ब्रिगेड की मदद व लोगों की मदद से आग पर काबू पाकर गाड़ी में आग बुझवा दी गई है। सर कितना केस था, कहाँ ये कोई जनानी नहीं है। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर झिलाय पुलिया पर अचानक ही जयपुर से HDFC बैंक का कैश लेकर भीलवाड़ा बिजौलिया ब्रांच जा रहे टेम्पो टैरक्स 1 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें कि वाहन चालक व सुरक्षा कर्मी द्वारा वाहन में रखे हुए पैसों को बाहर निकाला गया। भारत की जनगणना 1872 से की जा रही है। भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। देश और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, भावी योजनाओं के निर्माण तथा नीति निर्धारण के लिए जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमजन के लिए विकास की योजनाएं बनाने, नीतियां बनाने और साथ ही संसाधनों का समुचित विवरण करने और देश के भविष्य से जुड़े विकास को दिशा तय करने का प्रमुख आधार जनगणना ही है। जनगणना का अर्थ लोगों की गिनती भर नहीं है और साथ ही जनगणना का अर्थ शिक्षा, रोजगार, लिंग अनुपात और साथ ही जातिगत आंकड़ों के आधार पर राष्ट्र का सामाजिक दस्तावेज तैयार करना है। जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा, जिसमें आमजन की ओर से स्वगणना 1 मई से 15 मई तक के वेब पोर्टल पर की जाएगी और साथ ही देश में पहली बार जनगणना का कार्य ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मकान सूचीकरण में कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वगणना पूर्ण होने पर नागरिकों को 11 अंकों का SEID नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर प्रकरण और साथ ही फीडर सर्वे दौरान जानकारी का सत्यापन भी करेगी। अब 28 अप्रैल और साथ ही टेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है और अब 28 अप्रैल से 12 मई तक सुपरवाइजर और साथ ही प्रकरणों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नियुक्त किए गए 15 से 17 अप्रैल तक मास्टर ट्रेनर्स की ओर से फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। अब 28 अप्रैल से 12 मई तक सुपरवाइजर एवं प्रकरणों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3500 प्रकरण नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1831 एवं शहरी क्षेत्र में 1688 प्रकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में प्रकरण और सुपरवाइजर रिजर्व में लगाए गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये अपील करना चाहूँगा, कोटा प्रशासन की ओर से और प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की भूमिका को निभाते हुए, कि आप द्वारा दी गई कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी
किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट या किसी प्रकार का आपको इसमें संदेह ना रहे कि आपकी दी गई सूचना या फिर कहीं पर इसको लीक कीजिए। मैं आशा करता हूँ सभी कोटावासियों से कि आप प्रखंडों का जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनका पूर्ण वेबसाइट के माध्यम से जाके वहाँ पे स्वगणना कर सकते हैं। और जब 16 मई से 15 जून के दौरान जब वहाँ पे प्रगणक आएंगे तो वो अपनी स्वगणना की आईडी उनको उपलब्ध करा के अपनी जो जानकारी उन्होंने भरी है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई आधार नंबर या OTP प्रगणक के साथ में पब्लिक को शेयर नहीं करना है। यदि उसने स्वगणना करी है तो स्वगणना की आईडी देनी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं देनी है। और सभी प्रगणक आपके घर पे जो भी लोगों से जनगणना के लिए आएंगे वो फिक्स क्वेश्चन पूछेंगे और उनके पास आईडी कार्ड होगा। आईडी कार्ड पे QR कोड भी होगा जिससे उसकी आइडेंटिटी को अपन लोग पहचान कर सकते हैं कि कोई फैक्ट व्यक्ति तो नहीं जो आपकी जानकारी लेने जा रहा है। इस चीज़ का भी अपन लोग प्रचार प्रसार करें। जो 16 मई से 15 जून के दौरान प्रगणक आएंगे उनको पब्लिक अच्छे से सहयोग करे। अजमेर दरगाह थाना पुलिस व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण धरना किया गया। आपको बता दें कि दरगाह थाना पुलिस के खिलाफ बड़ी संख्या में मानवाधिकार परिषद के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदायों की महिलाएं एकत्रित हुई और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग उठाई है। परिषद के राष्ट्रीय महासचिव उदित नारायण ने बताया है कि इस आंदोलन में पूरी तरह शांतिपूर्ण और साथ ही कानून के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को बाधित करना नहीं है, बल्कि पीड़िता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। और साथ ही यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो परिषद आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। दिल्ली गेट क्षेत्र की रहने वाली युवती और इसके परिवार के साथ कथित रूप से दरगाह थाना पुलिस कर्मियों तथा जयपुर पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई है और धरने के बाद पीड़िता को उसके परिजनों ने अजमेर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी निष्क्रियता के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने यह धरना आयोजित किया है। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय महिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सना खान ने कहा है कि यदि कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। और प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और साथ ही पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने की मांग रखी थी। के लिए उनको अपने केस से, अपने काम से पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, जो कि उन पे प्रेशर, उनकी फैमिली पे दबाव बनाया जा रहा है। तो हमारी खाली एक ही मांग है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आज तो हमने शांतिपूर्वक सभी समुदाय की महिलाओं के साथ में गांधी भवन पे प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन के साथ में ये उग्र भी हो सकता है, क्योंकि अगर महिला को इंसाफ नहीं मिला तो फिर सारी महिलाएं, सभी समुदाय की सारी महिलाएं, महिला की एक सम्मानता की बात है, महिला की इज्जत की बात है, तो हम सारी महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। और इंसाफ लेने के लिए इसी तरह सड़कों पर अगर उतरना रहा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। इसीलिए बस हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से इसके साथ में अभद्रता हुई है, जो आरोपी है, जो भी अपराधी है, उन पे उचित से उच्च कार्रवाई की जाए। एसपी महोदय में भी हमने यही ज्ञापन सौंपा था, आईजी महोदय में भी हमने यही ज्ञापन सौंपा था। वहाँ से कार्रवाई न होने की वजह से आज मजबूरन हमको यह प्रदर्शन करना पड़ा और हमारी यही मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी यही मांग है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसे इंसाफ दिलाया जाए। अधिकार परिषद की तरफ से गांधी भवन में आज संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया है। क्या मामला? सर, मामला ये है कि हमारे पास एक पीड़िता आई थी जिसको करीब 3 अप्रैल को हमने शिकायत की थी कि पुलिस द्वारा उसके साथ अनैतिक व्यवहार हुआ और कुछ घटनाओं का हमने जो जिक्र किया था, तो वह घटनाएँ दिल दहलाने वाली हैं और मानवता को यानी शर्मसार करने वाली घटनाएँ हैं, जिसके लिए हमने माननीय एसपी साहब को भी परिवाद पेश किया था और माननीय आईजी साहब को भी परिवाद पेश किया था। आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके उपरांत कार्रवाई ना होना और न्याय मिलना तो एक अलग बात है। बार बार कभी किसी व्यक्ति द्वारा इनके घर पे जाया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनको सेटलमेंट के लिए उकसाया जा रहा है। तो हमारा बस एक ही मांग है, क्या प्रशासन का काम सेटलमेंट करना है, न्याय दिलाना नहीं। इसीलिए आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक। लेकिन इस धरना प्रदर्शन के साथ में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, यदि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है, पीड़िता को न्याय नहीं दिलाता है, पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की कार्रवाई अपने लोगों के खिलाफ नहीं करता है, तो यही नहीं, आज ही नहीं, आज से कई ज़्यादा लोग रोडों पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और
जो अगली बार हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा वो माननीय कलेक्टर साहब के सामने रहेगा। तो हमारी बस यही मांग है कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, जो भी उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बार बार उसको किसी भी तरीके से परेशान न किया जाए। किसी व्यक्ति को बेचकर या किसी भी जो भी पुलिस के बाशिंदे होते हैं वो जो जाके उनको सेटलमेंट के लिए उकसा रहे, वो किसी भी तरीके के लोग वहाँ ना आ जाएं। आपका नाम? मेरा नाम उदित नारायण, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। जल्द आएगी आईपीएस तबादला सूची, नामों पर मंथन जारी है। आज कोटा रेंज आईजी हो रहे हैं रिटायर। भरतपुर एसपी दिगत आनंद भी जल्द होंगे सेंट्रल डेपुटेशन। और साथ ही आपको बता दें इसके लिए रिलीफ और साथ ही ऐसे में कोटा रेंज में नए आईजी और भरतपुर में नए एसपी की होगी पोस्टिंग। कोटा रेंज आईजी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं आईजी स्तर के अधिकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे डबोक एयरपोर्ट और साथ ही मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया है एयरपोर्ट पर स्वागत। हेलीकॉप्टर से नया चेंडा, रोहट और साथ ही पाली के लिए होंगे रवाना। वैदिक कार्यक्रमों में भाग लेकर दोपहर पुनः आएंगे डबोक एयरपोर्ट और साथ ही एयरपोर्ट से वल्लभनगर विधायक के निवास पर जाने का कार्यक्रम है। कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा है, इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोटा शहर में बुधवार 29 अप्रैल दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसने इलाज के दौरान न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान गोविंद रावल 38 वर्षीय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बूंदी जिले के करवर का निवासी था और साथ ही वर्तमान में कोटा के विज्ञान नगर स्थित इंदिरा बस्ती में परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। और साथ ही आपको बता दें इंदिरा विहार इलाके में नया किराए का मकान देखने गया था। मकान देखने और साथ ही साफ सफाई के बाद वहां वापस लौट रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे ओपेरा रोड स्थित जगन्नाथ कचौरी की दुकान के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार पानी के टैंकर ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक के जीजा कन्हैया लाल ने बताया है कि गोविंद नगर धाकड़ समाज में जजमानी का कार्य करता था और हाल ही में बूंदी से कोटा लौटा था। घटना के दिन भी वहां एक शादी वाले घर से जजमानी करके लौट रहा था। इसने कमरा लिया था इंदिरा विहार में किराए से, तो उससे कोई साफ सफाई करके शाम को, हाँ उसको कमरे की इसकी मेरी साफ सफाई करी थी। उससे बोला कि जाओ मटका उटका ले आओ और एक जगह कोई जजमानी के वो मांग के खाने जाए, वो भी ला रहा था। पैसे से कितने इसके पास में? पैसे अन्ना जैसे साहब 15,000 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो पूरे गायब है? हाँ उसको कोई पैसा वैसा नहीं मिला, उसके पर्स ही नहीं मिला। एक पर्स भी नहीं मिला? नहीं मिला वो पर्स। क्या लगता है वो मौके पे से किसी ने उठा लिया, पार कर लिया? अब ये तो पता क्या साहब, मौके पर तो कोई थे भी नहीं। मोबाइल तो मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, कोई थे पास वाले जिसने भी मोबाइल लिया, मोबाइल मिल गया। इसकी एक बच्ची एक बच्चा है। घटना ये ऊपर है हॉस्पिटल, ओपेरा हॉस्पिटल पे ओम सिनेमा के आस पास। ये टैंकर है पानी का, लापरवाही पूर्वक तेज गति से आ रहा था, बचा नहीं पाया, इसके ऊपर इसके टक्कर मारता हुआ निकल गया। पूरी गाड़ी इसके नीचे? हाँ पूरी गाड़ी इसके नीचे पे घुस गई। मेरा नाम कन्हैया लाल रावल। दुखद घटनाक्रम हुआ कल दिनांक 29/4/2026 को थाने पे सूचना मिली थी कि ओपेरा रोड जगन्नाथ कचौरी के सामने एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो घायल को एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया था। सर काफी भीषण एक्सीडेंट बताया, क्योंकि टैंकर के नीचे और ट्रैक्टर के बीच नीचे बाइक बस रही थी। बिल्कुल घायल, बिल्कुल उस समय पर काफ़ी गंभीर चोट लगी थी उसके, और उसको इलाज हेतु MBS अपने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है, जिसका नियमानुसार पंचनामा बनाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। मृतक क्या करता था सर? कोटा में रहते थे या क्या करते थे? मृतक बूंदी जिले में करवर गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है और कोटा में रह के कोई प्राइवेट नौकरी करता है। तो सर ये बच्चे समेत रहते थे कोटा? इसकी अभी जानकारी नहीं है, परिजनों के आने पर पता लगाएंगे। पोस्टमार्टम करा जा रहा है? पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सर मौत देर रात को हुई सर इसकी? अभी रात्रि को इलाज के दौरान। सर आपका नाम बताइए। नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल, थाना जवाहर नगर।
भरतपुर में गुरुवार को आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 200 आशा सहयोगियों ने शास्त्री पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंची और प्रदर्शन में भरतपुर और डीग जिले की आशा सहयोगिनियां शामिल हुई हैं और साथ ही आशा सहयोगिनियों की मुख्य मांग सरकार द्वारा दिए जा रहे वर्तमान 5,000 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह करने की बात है। और साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है मौजूदा मानदेय में परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि जो आशा सॉफ्ट के जरिए क्लेम के रूप में मिलती है उसे मासिक वेतन में जोड़ा जाए ताकि हर महीने नियमित भुगतान हो सके। इसके अलावा मेडिकल विभाग की ओर से सभी आवश्यक रिकॉर्ड और साथ ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शनकारी आशाओं ने ESI और साथ ही PF और साथ ही RGHS जैसी सरकारी कर्मचारी सुविधाएं देने की भी मांग उठाई है। उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें मातृ मृत्यु दर और साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाने और टीकाकरण और साथ ही परिवार नियोजन जैसे कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। वैक्सीनेशन और शिशु मृत्यु दर, इन 3 चीजों में चौथी चीज है परिवार नियोजन। इन 4 चीजों के लिए हमें लगाया गया था, लेकिन आज इतनी सर्वे आ रही है कि आशाओं को खाना आराम हो रहा है। कभी आवा सर्वे, कभी हेड काउंट सर्वे, कभी आउटरीच की सर्वे आ गई है। ये सर्वे और सबसे बड़ी बात फोन, पैसे मिलते हैं मानदेय के 2 रुपए और 10,000 का 15,000 का फोन आशा सहयोगी कहाँ से लाए, वो भी मानदेय समय से नहीं मिलता है। आज 7 महीने हो चुके हैं हमको, आज मजबूरी में हमें यहाँ आके बोलना पड़ रहा है। 7 महीने हो गए हमको, अक्टूबर से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिवाली निकल गई, हमारी होली निकल गई, लेकिन हमारा आज तक मानदेय नहीं है। आज तक खून के आंसू हो रही है। आज भरतपुर जिले से और डीग जिले से इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश्वरी व्यास, उज्जैन। खबर भरतपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर दिए गए बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और साथ ही सोलंकी ने कहा कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट से बेहद स्नेह करती है और इस तरह की टिप्पणियां केवल राजनीतिक हताशा को दर्शाती हैं। और साथ ही सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि लोग उनका नाम लेकर ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान कांग्रेस पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी के अंदरूनी विवाद का परिणाम है। सोलंकी ने कहा है कि पहले भी इस तरह की टिप्पणियों पर माफी मांगनी पड़ी थी और इस बार भी माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इस बयान का राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व विधायक ने कहा है कि जिस कार्यक्रम में यह बयान दिया गया था उसके बाद बड़ी संख्या में लोग पंडाल से बाहर निकले हैं। और आजकल एक मुद्दा है सचिन। मैं भरतपुर आया था, पिशावर में हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ का प्रोग्राम था। एक पिशावर में प्रोग्राम था, दूसरा भी था और हमारे यहाँ शुक्ला जी की शादी में नहीं आ पाया था। मैंने कहा चाय पी के आएंगे, उनको आशीर्वाद दे के आएंगे, इसलिए भरतपुर मेरा निजी कार्यक्रम। और बात रही कांग्रेस की, संगठन मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ में काम करेंगे। और कोई विशेष बात बताएं? आजकल बीजेपी प्रभारी कौन, बीजेपी प्रभारी क्या नाम है उनका? राधा मोहन अग्रवाल। राधा मोहन अग्रवाल। ये जो गंडक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जब हाथी चलता है तो ऐसे लोग भौंकते हैं। ये कहावत थोड़ी ना, अपने हाथी चलता है पीछे कुत्ते भौंकते हैं। राजस्थान की जनता जितना स्नेह करती है सचिन पायलट जी को, ये लोग सब जानते हैं। और अग्रवाल जी का नाम ही मैंने आपसे सुना है और जब जब भी सचिन पायलट जी का नाम लिया है लोगों ने अग्रवाल जी को याद किया कि कौन अग्रवाल है। नहीं, आज तक पता पड़ा है कि पहले 6-7 महीने पहले भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कभी भी हमारे पायलट साहब का कभी भी कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता। वो ये कहते हैं कि भाई जो भी राजनीति होती है मुद्दों की होनी चाहिए, अपने ऊपर जो भी पार्टी की जो बातचीत है वो कोई होनी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से जो उन्होंने टिप्पणी की है बेहद निंदनीय टिप्पणी है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और आने वाले समय में हमने पहले भी कहा था उस समय कि पहले भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, अभी भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आने वाला समय बताएगा उनको। और हाथी के पीछे तो लोग भौंकते हैं, इस तरह के लोग भौंकेंगे, आने वाले समय में और ज़्यादा भौंकेंगे। और ये कोई कांग्रेस के ऊपर प्रतिघात नहीं आता उन्होंने, उनकी जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी जौनपुरिया जी से कि उनके क्षेत्र में आके 2 बार वो बाहर से आके सांसद बने हैं और बीजेपी के खुद प्रभारी होते हुए उन्होंने जौनपुरिया जी पे कटाक्ष किया था। ये सचिन पायलट जी पे नहीं किया कि बाहर के लोग आके वोट जीत के चले जाते। तो जौनप्रिया जी कौन थे, 2 बार चुनाव जीत के आए थे, तो उनको नुकसान मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और जिस तरह से देखा होगा जब उन्होंने प्रभारी जी ने ये बात बोली थी तो उसके बाद भी आधा पंडाल खाली हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी मीडिया कह रही है
कि उसे मैं बोलते, क्योंकि लोग सब चाहते हैं सचिन पायलट जी राजस्थान की आवाज़ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल चमकता है, और सचिन पायलट जी के खिलाफ जो बोला है उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या स्थिति राजस्थान सरकार की? राजस्थान सरकार की तो स्थिति कोई हो तो अच्छी बुरी तो लोगों की स्थिति का पता ही नहीं चलता, इनकी स्थिति कहाँ है। इनकी स्थिति तो कभी दिल्ली से चलती है, ये पता नहीं पड़ा कौन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक गृह जिले बताते हैं, बाकी तो मेरे वहाँ सांगानेर से आते हैं, तो वहाँ वाले लोग ये कहते हैं कि भाई भरतपुर में काम करा रहे हैं, यहाँ वाले लोग कहते हैं कि साहब वहाँ करा रहे होंगे, लेकिन मुझे तो कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। सांगानेर में सबसे बड़ी जो समस्याएं थी वो भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रही। यहाँ भरतपुर में उनका गृह जिला है, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा, कोई मुझे विकास होता है। कांग्रेस का क्या लगता है, क्या नहीं, आने वाली सरकार तो कांग्रेस की बनेगी 100% है इसमें। ये आने वाले समय कांग्रेस का है और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। सब लोग मिलकर काम करेंगे, और जब आप देखते हो जिस तरह से सब लोग यहाँ भरतपुर के अंदर मजबूती से लग रहे हैं, जी सब लोग जी अमित कांग्रेस के, जी हमारी माला कांग्रेस के अध्यक्ष, सब लोग आपस में मिलकर तालमेल से जब जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ की सारी सीटें भी कांग्रेस की। खबर नदबई से है, जहां विधायक जगत सिंह की समझाइश पर खत्म हुआ 7 दिन का धरना। पुलिस ने रैकी करने वालों को दबोचा है, पत्नी को संविदा नौकरी। आपको बता दें कि नदबई कस्बे में सराफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने 7 दिन से चल रहा सर्व समाज का धरना सोमवार को समाप्त हो गया है। विधायक जगत सिंह की समझाइश और साथ ही प्रशासन के आश्वासन के बाद धरनाकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों की प्रमुख मांगें थी हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। मृतक योगेंद्र चोपड़ा को पत्नी शालू चोपड़ा को संविदा पर नौकरी देने का वादा किया गया था, साथ ही बेटों को नौकरी, नीट की तैयारी का खर्च सरकार उठाएगी। विधायक जगत सिंह ने कहा कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और हत्याकांड का खुलासा भी होगा। गौरतलब है कि 25 मार्च को नदबई में ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे और घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पहले बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गले में गोली मार दी और सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। चर्चित ज्वेलर व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड में अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। यह सिर्फ लूट और हत्या की वारदात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संगठित अपराध निकला है जिसकी स्क्रिप्ट जेल के अंदर बैठकर लिखी गई है, बाहर उसे बारीकी से अंजाम दिया गया है। इस केस की परतें खोलने में पुलिस ने 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 750 संदिग्धों से पूछताछ की है, तब जाकर इस घटना का षड्यंत्रकारी आरोपी पकड़ में आया है, जिसकी पहचान हलेना थाना क्षेत्र के गांव नेवाड़ा के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पत्नी को समाज सेवी व वरिष्ठ भाजपा नेता दौलत फौजदार के द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में चेक सौंपा गया है और माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में सतत निगरानी की जाएगी। कठोर निगरानी के साथ कमेटी बना के इसका लगातार निगरानी की जाएगी। आपने अभी आर्थिक सहायता भी की? जो मैंने आर्थिक सहायता की है वो मेरी बहन की सहायता की है। शालू चोपड़ा मेरी बहन है और नदबई विधानसभा में इस तरह का कोई भी पीड़ित होगा उसके सहयोग के लिए, मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। पर्दाफाश हुआ है कल, ये एक आरोपी गिरफ्तारी में है। ये छोरा जेल में बंदी था। ये एक गैंग है जो बयाना में इन्होंने लूट और वारदात की थी 4-5 महीने पहले। बेल पे था लड़का, उसे 10 दिन की रेकी की, वो खबर उसे जेल तक पहुंचाए, जेल वालों ने फिर बाहर खबर की। तो ये सारी जानकारी पुलिस के पास, सीआईडी के पास आ चुकी है। ये जो कातिल हैं उनके भी नाम और उनके चेहरे और फोटो वो भी सामने आ चुकी हैं। तो शीघ्र ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी। शालू जी को और परिवार को और नदबई की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना धीरज रखा, इतनी गंभीरता से इस संवेदनशील मामले को आपने संभाला। और ये विकास मंच के जितने भी सदस्य हैं, जो समिति के सदस्य हैं और जो आमजन जो यहाँ इसमें शरीक रहे और जिन्होंने हिम्मत दिखाई भीषण गर्मी में, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुजानगढ़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर रही शहर की सफाई व्यवस्था को 12 जोन में बांटे जाने की मांग की है। गुरुवार को बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने गणेश मंदिर से लेकर एसडीएम ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ठेके का काम करने वाले सफाई कर्मियों को सीधे बैंक खातों में भुगतान किए जाने की मांग की गई और साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गिरधारी लाल पारिक को भी ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान
गंगाधर लाखन ने भी कह दिया है कि 60 वार्डों की सफाई का ठेका एक ही ठेकेदार के पास होने के कारण ठेकेदार मनमानी करते हैं और साथ ही आपको बता दें सफाई कर्मी का शोषण होने का अंदेशा भी बना रहता है। और लाखन ने पूर्व में निकाली गई निविदा को निरस्त करने की मांग रखते हुए ये भी कहा है कि इन ठेकों में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। सफाई के संबंधित जो निविदा निकाली गई है उसमें 60 वार्डों में एक ठेकेदार जो पूरे सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था को संभालने में असमर्थ रहता है। पूरे एक ठेकेदार के पास तकरीबन 200-300 सफाई कर्मचारी या ट्रॉली वो संभालना मुश्किल है। इसी वजह से पूरे सुजानगढ़ की अव्यवस्था सफाई कर्मचारियों को लेकर रहती है। हम समाज के वाल्मीकि समाज के मजदूर वर्ग सरकार से नगर परिषद ये मांग करते हैं कि 60 वार्डों में 5-5 वार्डों का जोन बनाकर 12 जोन बनाया जाए ताकि सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। 12 ठेकेदार हो ताकि एक ठेकेदार को कम से कम एरिया क्षेत्र दिया जाए। एक ठेकेदार को अगर पूरा सुजानगढ़ का क्षेत्र दिया जाए 60 वार्डों में तो बड़ा सफाई व्यवस्था को संभालने मुश्किल होती है। और दूसरी हमारी मांग है जितने भी सफाई कर्मचारी नगर परिषद के अंदर जो लग रहे हैं सफाई ठेका निविदा के अंदर उनका बैंक खातों से उनका भुगतान हो, PFSI कटौती हो। ये हमारी मुख्य मांग रही है क्योंकि कई कर्मचारियों को बाई हैंड पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें अपनी मनमानी की जा रही है। अतः हम सरकार से ये आग्रह करते हैं, नगर परिषद से भी आग्रह करते हैं और एसडीएम साहब से भी आग्रह किया है कि जितने भी जो ठेकेदार है वो सफाई कर्मचारियों का भुगतान वो बैंक द्वारा किया जाए और बैंक SI कटौती PF कटौती के साथ किया जाए। खबर लखीसराय से है जहां प्रखंड कृषि सभागार में आयोजित मासिक बैठक के दौरान बालू की खरीदारी में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। एटॉन पंचायत समिति प्रतिनिधियों बजरंगी साफ ने आरोप लगाया है कि बालू का आधिकारिक चालान मात्र 589 रुपए का मिलता है जबकि वास्तविक भुगतान 2400 रुपए तक लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रसीद पर कम राशि दर्ज होती है और साथ ही शेष पैसे नगद के रूप में अलग से वसूले जाते हैं, जो गंभीर सवाल खड़ा करता है। और इस मामले को लेकर उपस्थित मुखिया और साथ ही पंचायत समिति सदस्य और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद एसडीएम प्रभाकर कुमार ने समीक्षा की, यह मुद्दा रखा गया और उन्होंने चानन क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर मामले की जाँच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। के साथ में आज मासिक बैठक हुई, आपने एक बालू की समस्या रखी है, क्या मामला है वो? देखिए, जो चालान कट के मिलता है बालू का वो 589 रुपया का चालान है। जो हम लोग ड्राइवर हमको ला के दिया, हम दिए थे एक बालू तो 584 का और लेता है। और उसका कहना है कि ठेकेदार हमसे 2400 रुपया लेता है। जो बालू का ठेकेदार है वो 2400 रुपया लेता है, 400 हुआ लोडिंग का और 1000 उसका बाद, मतलब 3000 से 4000 मननपुर में 35 से 4000 के बीच में मननपुर बाजार में बालू गिरता है। इसको लेकर कहने का मतलब है कि जब 500-600 रुपया का चालान कटता है तो आप उतना क्या चीज़ का पैसा लेते हैं? अगर है सरकारी तो उसका आप रसीद दीजिए। तो एसडीएम साहब इस बारे में क्या बोले आपसे? एसडीएम साहब बोले कि हम देखते हैं, इसको जांच करवाते हैं क्या है इसमें मैटर। उनको भी शायद तो उतना जानकारी नहीं है, तो माइनिंग वाले से बात करके वो बताएंगे। वहीं प्रमुख साहब भी इसको लेकर के कुछ बोल रहे थे। प्रमुख साहब देखिए, वो कभी बालू का काम किए हैं तो उनको जानकारी होगा कि उनका कहना था कि नहीं बोले इतना लगता ही जो टैक्स है वो जो ठेकेदार होता है, लेकिन हमको तो उतना नहीं जानकारी है। तो प्रमुख साहब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक श्रेयसी सिंह ने मलयपुर बाईपास रोड में उपलब्ध भूखंड पर जिला भाजपा कार्यालय भवन के निमित्त भूमि पूजन किया है और मौके पर कहा कि यहां 30 डेसिमल जमीन पर इमारत का निर्माण होगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं संपन्न होंगी और साथ ही कार्यालय भवन सेवा ही संगठन के मूल भाव को मजबूत करेगा। पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के संचालन में मदद मिलेगी और साथ ही विधायक ने कहा है कि कार्यालय भवन केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचार और संकल्प का केंद्र बनेगा। इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा तथा वे और अधिक बेहतर तरीके से दल के लिए काम कर सकेंगे। और साथ ही श्रेयसी सिंह ने तय समय और निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने की बात कही और साथ ही जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केसरी ने कहा है कि कार्यालय भवन बन जाने के बाद संगठन के विस्तार की मदद मिलेगी और साथ ही कार्यकर्ता सम्मानित महसूस भी करेंगे।
अगली खबर जमुई से है, जहां सिविल कोर्ट परिसर में आगामी 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बहुउद्देशीय अदालत को सफल बनाने के लिए न्याय सदन के प्रशासन में जिले के थाना अध्यक्षों की अहम बैठक आयोजित की गई है और साथ ही CJM दिलीप कुमार राय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए यथोचित प्रयास जारी है। उन्होंने मौजूद थाना अध्यक्षों को पात्र और साथ ही पक्षकारों को अनिवार्य रूप से केस से जुड़े नोटिस की तलिमा और साथ ही कराने के निर्देश दिए हैं तमिला और साथ ही कहा है कि चौकीदार के जरिए संबंधित पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दें, उन्हें लंबित वादों के निस्तारण के लिए प्रोत्साहित भी करें। इसकी सफलता के लिए प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया गया, तवज्जो देना है और साथ ही गश्ती वाहन के जरिए भी इससे संबंधित प्रचार करें और साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग भी दें। भागलपुर धोधार व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले घोघा थाना क्षेत्र का कुख्यात चंद्रभानु उर्फ डिब्बा मंडल व उसके सहयोगी अकबाली यादव को पुलिस ने धर दबोचा है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के निर्देशन में गठित टीमों ने कांड के प्राथमिक अभियुक्त अकबाली यादव पिता गोरेलाल यादव को एकचारी दियरा के उसियारी बस्सा के पास से गिरफ्तार किया है व अकबाली के निशानदेही पर बड़ी मोहनपुर, ख्वासरपुर और साथ ही एकचारी दियारा स्थित जटाधारी बाबा मंदिर के समीप से चंद्रभान उर्फ टिब्बा मंडल को गिरफ्तार किया गया। टिब्बा के खिलाफ बीते 29 दिसंबर 2025 को पन्नू चक निवासी स्वर्गीय जगदीश शाह के पुत्र संजीव गुप्ता की रंगदारी मांगने को लेकर घोघा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार टीम में घोघा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार और साथी पुअनी राजेश कुमार और साथ ही आपको बता दें कि कई लोग वहां पर अन्य शामिल हुए। DIU टीम भी शामिल रही है। पतरघट प्रखंड क्षेत्र के जमहरा पंचायत स्थित महर्षि मेही आश्रम नया टोला में गुरुवार को 20वीं सदी के महान संत सदगुरु मेही परमहंस जी महाराज की 142वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि मेही आश्रम नया टोला में महर्षि मेही शिष्य सह जमहरा पंचायत के मुखिया धीरेन्द्र महतो की अध्यक्षता में प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें काफी संख्या में सत्संगी एवं सत्संग प्रेमी भाग लिए हैं। प्रभात फेरी दुर्गा स्थान चौकी भद्दी होते हुए सुरभा और साथ ही बजरंगी टोला और साथ ही काली साथन चौक जमहारा होते हुए पंचायत के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया है, जिसके बाद पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची है और साथ ही प्रभात फेरी में बैंड बाजे के साथ गुरु महाराज का सुसज्जित रथ शामिल हुआ। पूरे कार्यक्रम में राकेश कुमार, सुमन कुमार और साथ ही मस्तान मंडल, आशीष कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि की देखरेख में संपन्न किया गया। सत्संग का आयोजन रखा गया है। दिन के 12 बजे भंडारा का आयोजन है। दिन के 2 बजे प्रवचन एवं भजन कीर्तन होगा, उसमें भंडारा भव्य किया जाता है। प्रभात फेरी। भागलपुर के आरटी फर्म डांस स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास आयोजन में शहर के प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु निभाष मोदी और साथ ही संचालिका अन्वेषा चटर्जी और साथ ही प्रशिक्षक अमर व अंजलि तथा दर्जनों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। आरटी फार्म डांस इंस्टीट्यूट का पूरा परिसर सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक गणेश वंदना से हुई है, जिसने माहौल को भक्ति में बना दिया। इसके बाद आरटी फार्म डांस स्टूडियो में केक काटकर इस दिन को सेलिब्रेट किया गया और साथ ही उपस्थित लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस मौके पर कथक गुरु निभाष मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हमें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का एक माध्यम भी है। आज इंटरनेशनल डांस डे मनाए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अपना परिचय दीजिए, नाम बताओ। मेरा नाम काव्या है। मेरा नाम राम्या है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में तारापुर गाजीपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोग हज यात्रा के लिए हुए हैं रवाना। इस मौके पर हज यात्रा पर जा रहे मोहम्मद राशिद, मोहम्मद तनवीर और साथी नाजिया बीबी अंजुम आरा ने बताया है कि जीवन में सुख शांति और देश में सुख शांति के लिए सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल यात्रा कर हज करने के लिए किए जा रहे इस मौके पर जदयू नेता नुमान अंसारी ने रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज पहुंचकर हज करने वालों को यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दर्जनों लोग मौजूद थे।
मेरा नाम मोहम्मद तनवीर। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो मोटरसाइकिल पर सवार युवकों में आगे चल रहे ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवक गंभीर, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 4 युवक किसी तिलक समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान दोगच्छी के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई है। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद दोगच्छी निवासी सुनील यादव ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना मिलते ही वहां नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया है कि 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल भेजा गया है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ठोक दिया। कौन ठोका? ये बाइक वाला। कितना बाइक वाला था? 2 बाइक वाला था। कितना लोग था? 4 था। कौन घायल है? घायल तो अभी वो लोग का नाम पता नहीं था, वो सामने था। कितना लोग घायल है? 4 लोग घायल था। आप क्या किए फिर? हम इस चारों को उठा करके लाए, अस्पताल में भर्ती करवा दिए, यहाँ से फिर मायागंज रेफर किया। कौन अस्पताल में? ब्लॉक। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। कहाँ घर? भागलपुर जगदीशपुर अंचल क्षेत्र स्थित साप्ताहिक हटिया बाजार में अवैध वसूली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकारी हटिया होने के बावजूद यहां गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा मनमानी तरीके से लगान वसूला जा रहा है, जिससे छोटे व्यवसायियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार ये वसूली प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को लगने वाली हाट के दौरान की जाती है। दुकानों से दुकानदारों से 50 से लेकर 400 तक की राशि ली जाती है, लेकिन इसके बदले कोई रसीद या कूपन नहीं दिया जाता है। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया अवैध वसूली का रूप लेती जा रही है। स्थानीय दुकानदार राकेश कुमार ने बताया है, जब ये सरकारी हटिया है तो हमें कोई आधिकारिक रसीद क्यों नहीं दी जाती है? पैसे देने के बाद भी हमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है। विरोध करने पर धमकी दी जाती है और हटिया में दुकान लगानी है तो पैसे दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहा जाता है। एक अन्य दुकानदार राहुल ने बताया है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत अंचलाधिकारी से की है, लेकिन उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया है और विरोध करने पर दुकानदारों को डराया धमकाया जाता है, जिसके कारण कई लोग खुलकर सामने आने से कतराते हैं। और साथ ही फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आए, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकारी हटिया ने डाक लिया है, चिट्ठा उठा कुछ नहीं, कोई रसीद नहीं। कदी की दुकान जी के भाई जी? ये पूजा पाठ दवाई सब बेचते हैं। दवाई सब कितना भट्टी लिया? 50 रुपया। चिट्ठा दिया? चिट्ठा ना। क्या बोला? कौन लिया? राजू लिया। हाँ। सरकारी हटिया है तो तब पर ही पैसा लिया? हाँ। चिट्ठा उट्ठा कुछ नहीं, मनमानी है। बाबू यहाँ पानी बहुत तूफान और झोला रखते हैं, 50 का भट्टी लेना पड़ता है, कितना कुछ बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या लिया? भूदेव लिया। पहले जो मालिक हटिया था उसी का चिट्ठा उठा दिया? कोई रसीद उसीद? सरकारी हटिया में नहीं देता रसीद। व्यवस्था क्या क्या है यहाँ? पानी पीने की व्यवस्था है? बाथरूम? मनमानी कर रहा है। क्या नाम हुआ? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।